मैंने आशीष की तरफ देखा। इतने में दीपेश ने अपने मामा जी का नंबर लिखकर और कंपनी का एड्रेस लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया। अगले दिन हम दोनों पब्लिशिंग हाउस वाले बिल्डिंग की लिफ्ट में थे और हमें 3rd फ्लोर पर जाना था। डर लग रहा है यार, आशीष ने मुझसे कहा। अरे इंसान ही है ये लोग, हमें खा नहीं जाएंगे, और वैसे भी 3 पब्लिशर्स के पास जा चुका हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, मैंने कहा। इतने में 3rd फ्लोर भी आ गया। कांच का दरवाज़ा जैसे अंदर की तरफ खोलते ही एक ठंडक सी आई। एसी लगा रखा है, आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत सारी किताबें ही किताबें। इन किताबों को देखकर एक बार के लिए तो मैं रुक गया। आशीष एक आदमी से बात करने लगा और मेरे जाते ही वो बोला, कबीर ये रे दीपेश की मामा जी, आप ही से कल मेरी बात हुई थी। अंकल ने मेरी तरफ उंगली करके पूछा। जी, मैंने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, कहकर अंकल मुझे एडिटर की केबिन में ले गए। एडिटर एक 30-35 साल का जवान आदमी था। हम दोनों चुपचाप अंदर जाकर बैठ गए। जब तक अंकल एडिटर साहब को सब कुछ समझा रहे थे, पूरी तरह ढंग से बात सुनने के बाद एडिटर साहब बोले, देखो बच्चे, कहानी को पढ़ने और उसे पब्लिश करवाने में पब्लिशर के पैसे और कितना टाइम लगता है तुम्हें मालूम है? जी मालूम है सर, मैंने धीरे से जवाब दिया। तो तुमने पहले भी कभी किताब पब्लिश करवाई है? नहीं सर, मैंने कहा। मतलब रीडर बेस नहीं है तुम्हारा? तो मुझे सिर्फ 10 लाइनों में इतना बताओ कि तुम्हारी कहानी में ऐसा क्या खास है जो मुझे कहानी छापने को मजबूर कर दे। एडिटर ने ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए बोला। एडिटर की ये बात सुनते ही मुझे डर सा लगने लगा। कल ही मैंने इतने जोश के साथ अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाई थी और अभी मुंह से सिर्फ इतना निकला, एक लाइन की, कि सर आप खुद एक दफ़ा पढ़ कर देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी कहानी कहेगी। इतना भरोसा क्यों है आपको अपनी कहानी पर? हमारे पास तो रोज़ न जाने कितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स आती हैं, सबको अपनी स्टोरी में कुछ खास दिखता है। अब हम किस किस की स्टोरी छापेंगे? इस पर मैंने एडिटर की आंखों में आंख डालकर कहा, सर आप यहीं मेरे सामने इस मैन्युस्क्रिप्ट के सिर्फ 10 पन्ने पढ़कर देखिए, उसके बाद भी अगर आपको आगे पढ़ने का मन ना हो तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस कर देना, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। एडिटर ने मेरा कॉन्फिडेंस देखते हुए इस मैन्युस्क्रिप्ट को हाथ में उठाया और पढ़ने लगे। आशीष और मैं चुपचाप दीपेश की मामा जी की तरफ देख रहे थे। उन्हें पढ़ते हुए 3 बार हंसी भी आई, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को दबा लिया। आखिर 10 पेज खत्म करके मैन्युस्क्रिप्ट सामने टेबल पर फेंक कर बोले, लो उठाओ और ले जाओ। ये देखकर एक बार के लिए मेरा चेहरा उतर गया, जब तक उन्होंने पूरी बात खत्म नहीं की। और बाहर ले जाकर मनोहर नाम के एक आदमी को दे देना, उसको बोल दो, वो पढ़ लेगा। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर तो जैसे मुस्कुराहट सी आ गई, क्योंकि कम से कम ये पहला पब्लिशर था जो पढ़ने को राज़ी हुआ था। बाहर आकर मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट उस मनोहर को दी। उसने 1 हफ्ते बाद आने का टाइम दिया मुझे कि पढ़कर बताएंगे। इसके बाद हम दोनों लिफ्ट में नीचे आ गए। अरे अब तो खुश है तू? आशीष ने पूछा। लेकिन मैं कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही हमने सामने चाय की दुकान पड़ती थी, वहाँ पर खड़े 2 आदमियों को बात करते हुए सुना। उनमें से एक आदमी बोला, लो भाई एक और खबर, अब की बार तो अपने ही शहर में। इस पर दूसरा आदमी बोला, पता नहीं भैया कब सुधरेंगे ये लोग। अरे औरतों को घर से बाहर भेजने में ही डर लगता है। क्या हुआ? मैंने आशीष से पूछा। मुझे कैसे पता होगा भाई, उसने दोनों हाथों से इशारा करते हुए मुंह बनाते हुए मुझसे कहा। इस देश में तो आए दिन नए नए कांड होते रहते हैं, कहते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। और आशीष बोला, ऐसा मत बोल यार, जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर अपना लेक्चर देने लगा, मैंने कहा। हम दोनों वापस घर की तरफ लौटने लगे। मैंने अलग बस पकड़ी और आशीष ने अलग। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन था। ऐसे लग रहा था जैसे आधी जीत तो मिल गई हो, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने भावना को फ़ोन लगाया खुशखबरी देने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेरी बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि आज तक इतने दिनों में भावना ने कभी भी, ये रिकॉर्ड था कि आज तक कभी उसने अपना फ़ोन बंद नहीं किया था। ये पहली बार था। एक बार फिर से ट्राई किया, लेकिन उस पर आ रहा था, सब्सक्राइबर इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। मैं घर पहुंचा, बैग उतारा, हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले, कुछ खाने के लिए किचन की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक फोन बजा। देखा तो आशीष का फोन था। मुझे लग चुका था कि बात कुछ सीरियस है। जैसे ही फोन उठाया तो आशीष डरा हुआ चिल्लाकर बोला, कबीर। उसकी ऐसी आवाज ने मुझे डरा दिया अंदर तक। क्या हुआ? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। फोन पर मेरी आंखें बड़ी होती जा रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। अरे बोलेगा, क्या हुआ? उसने भारी आवाज में बोला, टीवी चला, न्यूज देख। मैं तुरंत फोन काटा और दौड़कर अपने कमरे की तरफ टीवी ऑन करने के लिए न्यूज चैनल बदल बदल कर देख रहा था कि आखिर किस चैनल के बारे में पूछने के लिए फिर से फोन लगाया। तभी एक चैनल पर जाकर मेरी नजरें रुक गई। उस चैनल पर मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सीन था।
न्यूज रिपोर्टर हाथ में माइक पकड़े चिल्ला रही थी, देखिए आकाश, यहीं इसी जगह उस लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका गया। काफी देर तक आकाश, काफी देर तक यहाँ पर लड़की तड़पती रही, लेकिन भीड़ में से कोई भी, किसी ने भी उठाकर उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। आखिर इसी भीड़ में खड़े एक शख्स ने, मुकेश कुमार ने, एम्बुलेंस को फोन किया। बताइए मुकेश कुमार जी, मेरे दर्शकों को बताइए कि उस वक्त जब आप यहाँ पर मौजूद थे, जो कुछ भी हुआ, ये सब सुनते सुनते मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आकाश, लड़की को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि लड़की एसएस रावत BND कॉलेज में पढ़ने वाली भावना शर्मा है। इस पर बाइक सवार 2 आरोपियों ने तेजाब फेंका और फरार हो गए। उनकी तस्वीर CCTV में कैद हो गई। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एकदम सन्नाटा सा छा गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। दिमाग घूमने लगा, दम घुटने लगा, पूरा कमरा घूमता सा लग रहा था जैसे अभी गिर पड़ूंगा। मुझे याद है उस वक्त अम्मी दौड़ती हुई कमरे में आई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। घंटों तक कोई होश नहीं था, किस दुनिया में हूं मैं। यहाँ बेसुध सा था, रो रो कर आंखें सूज गई थी कि उस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मुझे यहाँ इतना डर लग रहा था तो उस बेचारी की क्या हालत होगी। मैं अम्मी के साथ जब हॉस्पिटल गया तो वो होश में नहीं थी। उसकी मम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं गई। लग रहा था जैसे गिर पड़ूंगा। मेरा पूरा शरीर गर्म सा हो गया था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि भावना के सिर पर 3 बाल्टी पानी डाला गया। अटैक के वक्त उसने आंखें बंद कर ली थी, इसलिए आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके पापा बहुत रो रहे थे, जिन्हें देखकर उससे रहा नहीं गया। मेरी नाक और मुंह से पानी आने लगा। छाती में दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि बयान नहीं कर सकता। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। रात के 3 बजे तक मैं जागता रहा, पेन और पेपर उठा लिया। सुबह 6 बजे तक सिर्फ भावना और भावना के बारे में लिखता रहा। पूरी रात जागने से मुझे 2 चीज़ समझ आ गई थी। पहली चीज़ कि जब हम सोचते हैं कि कोई मोमेंट हमारी ज़िंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट है तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हो सकता है उससे बहुत बुरा हमारा इंतज़ार कर रहा। और दूसरी कि जब तक कोई घटना हमारे साथ नहीं होती तब तक वो सिर्फ एक न्यूज़ लगती है, कोरी न्यूज़। मेरे दिन कैसे गुजर रहे थे मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता था। न जाने कितने ही दिनों मेरा खाने में न दिल लगता था, ना कोई काम करने में। पूरा दिन हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, ऐसे ही गुजर रहा था। कितने ही घंटे में उसके कमरे के बाहर बैठा रहता। आते जाते हॉस्पिटल के स्टाफ मुझे पिछले 1 महीने से पहचानने लगे थे। कुछ लोग तो मुझसे पूछते, आखिर एसिड फेंकने वाले कौन थे? क्या कोई दुश्मनी थी? तुम कौन लगते उसके? इन सब के लिए एक लड़की जिस पर एसिड अटैक हुआ था वो इस रूम में एडमिट है, और इन सब के लिए सिर्फ एक न्यूज़ थी। मैं उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। भावना के पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, जिससे वो कुछ बोल नहीं सकती थी, बस मुझे बोलता हुआ सुनती थी तो कभी बैठे बैठे खुद ही रोने लगती थी। मैं उसे खुश करने की जितनी भी कोशिशें करता था, लेकिन उसका रोना मुझे बहुत तकलीफ देता था। इतना तो मुझे डॉक्टर्स की बातें और उसके चेहरे के हाव देखकर पता चल चुका था कि उसकी सारी सर्जरीज के बावजूद उसका चेहरा पहले जैसा कभी नहीं होगा। उसकी लाल आंखें मुझे बताती थी कि उसको सर्जरी में कितना दर्द होता था। मेरा चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। ये देख देख कर मैं सो नहीं पाता था। क्या मेरे लिए उसका चेहरा जरूरी है? क्या वो जिंदा बच गई ये काफी नहीं? मैं ही अगर ऐसा सोचूंगा तो उसके दिमाग पर क्या असर होगा? नहीं, मैं उसको खोना नहीं चाहता। हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैंने अपना लिखना नहीं छोड़ा। पहले मैं लिख रहा था एक राइटर बनने के लिए, लेकिन अब लिख रहा हूँ भावना को खुश रखने के लिए। पूरे 1 महीने 17 दिन के बाद हॉस्पिटल वालों ने उसे घर जाने की परमिशन दी थी। उस दिन भावना अपने घर जाने को बहुत उतावली हो रही थी। अब तक उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। घर जाने से पहले उसके घर से सारे शीशे और कांच हटा लिए गए। वो जब घर पहुंची तो वो मंजर बहुत ही दर्दनाक था। मैं बयान नहीं कर सकता। उसकी चीखें अभी भी मेरे कान में गूंजती। वो रोती बिलखती रही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद भावना के घर में मैं और आशीष बैठे थे। भावना कुछ खोई खोई सी थी। बोलने की हालत में तो थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। हमारी इस चुप्पी को आशीष ने तोड़ा। वो बोला, मैंने सुना उन दोनों ने जेल से भागने की कोशिश की। उसे इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसके सारे जख्म ताज़ा हो गए थे। महीनों गुजर गए थे इस बात को। मैंने आशीष को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। अभी भावना दूसरी तरफ देखती हुई धीमी आवाज में बोली, कबीर। हाँ, मैंने कहा। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाले की सजा सिर्फ 12 साल जेल ही होनी चाहिए। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देखने लगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बोलो, उसने फिर कहा। आज बहुत दिनों बाद भावना ने मेरा नाम लिया था।
मैंने भावना से सिर्फ इतना पूछा था, कौन थे वो दोनों, उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। फिर उसने बताना शुरू किया कि जिसने उसके चेहरे पर तेजाब फेंका था वो वासु था। वो बोली रोज मेरा पीछा करता था। तो मुझे कैसे नहीं पता चला, मैंने पूछा। तू कॉलेज आएगा तब पता चलेगा ना तुझे, आशीष बीच में बोला। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया, मैंने पूछा। तुम्हें अपनी किताब लिखने से फुर्सत मिले तभी तो कभी। तुम्हें याद हो तो कितनी बार तुम्हें कहा था कि कबीर मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है, कबीर मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है। लेकिन तुम क्या बोलते थे कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं ही दूर करता रहूंगा क्या, खुद भी कुछ करना सीखो, कुछ करो। भावना तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ रहते हैं, मैंने पूछा। और घर लौटते वक्त आनंद तिवारी और सत्यम शर्मा, मैंने रास्ते में उन दोनों के नाम लिए। तो क्या करने की सोच रहा है, आशीष ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए मुझसे पूछा। तुझे क्यों लगता है मैं कुछ करने वाला हूँ, मैंने अपने सामने वाली स्टेशनरी की दुकान की तरफ बढ़ते हुए कहा। ज्यादा नाटक मत कर, मैं जानता हूँ तुझे। सुन कबीर, ये तेरा कॉलेज नहीं है, कानून दोनों को सजा दे चुका यार। मैं नहीं चाहता तू इन सब के बीच में पड़े। भैया 10-20 सफेद शीट देना, 3 मार्कर, 1 स्केल, 10 काले पेन और 3 पेंसिल, मैंने दुकानदार को एक आवाज में बोला। तो सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने फिर से तेज आवाज में उससे बोला। और अब की बार मेरे से गुस्सा रहा नहीं गया। मैंने अपनी उंगलियों से उसके मुंह को दबोच कर गुस्से में कहा, बीच में मत बोल। तेरे किसी अपने के साथ नहीं हुआ ना, तभी तू बोल रहा है। अगर होता तो कानून नहीं चिल्ला रहा होता। दोस्त मुझे मजबूर मत कर, इतने दिनों का दबा हुआ गुस्सा तुझ पर उतर जाए। मुझे इस गुस्से को काम में लगाने दे। मैंने आज तक कभी भी उससे इस तरह बात नहीं की थी, बल्कि किसी से भी नहीं की थी। वो नाराज होकर चला गया, कुछ दिनों तक बातचीत नहीं हुई। आखिर कुछ दिनों के बाद मैंने उसे फ़ोन लगाकर पूछा, हालचाल पूछे। अभी भी तू नाराज़ है, मैंने पूछा। भाई ये आंदोलन वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट कभी एसिड बैन नहीं करेगी, तू क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है, उसने कहा। कौन कर रहा है आंदोलन, मैंने पूछा। सच बोल रहा है, तेरी कसम। तो बता क्या कर रहा है आजकल, उसने पूछा। आजकल गरुड़ पुराण पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चोरी चकारी की फिल्में देख रहा हूँ और थोड़ी बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। बेवकूफ़, इतना दिमाग अगर तू पढ़ाई में लगाता तो शायद। चिंता मत कर यार, मैं पास हो जाऊंगा। इसके कुछ महीनों बाद एक दिन सुबह, उस दिन सुबह आशीष के गले से चाय नहीं उतरी होगी जब उसने ये नई खबर सुनी होगी। मुझे पता है अम्मी और अब्बा को भी झटका लगा होगा, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी थी। शायद हम अपने मोहल्ले में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। मैं पुलिस की हिरासत में था, मेरे रिश्तेदार यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उस दिन अब्बा पहली बार मुझ पर चिल्लाए कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम पूरी नहीं कर सकते। मेरा सिर नीचे था, मैं नहीं बता सकता था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत था। अगर खबर मेरे इतने दूर के रिश्तेदारों तक पहुंच चुकी है तो जाहिर है भावना तक भी पहुंची होगी। लेकिन अब मेरी उससे बात होना बहुत कम हो चुकी थी। दोस्तों ये कहानी मैंने यहीं तक लिखी है, इसका एंड नहीं लिखा। अब इसके बाद कबीर ने क्या किया, जो पुलिस की हिरासत में था, और वो क्या करने वाला है, ये सब मेरे दिमाग में है। इसका एंड मैंने सोच रखा था लेकिन मैंने लिखा नहीं। और इसके आगे की कहानी के बारे में मैं कल लाइव वीडियो में आकर बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।